आज ही क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट 30 को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य विषय से प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या आपको काव्य शास्त्र की इकाई करा दी। दूसरी इकाई जो हमारी चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें देखिए हमने आपको हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है विभिन्न विद्वानों द्वारा, उस संबंध में भी क्लास बनाकर आपको दी है। इसके साथ ही हिंदी साहित्य लेखन की जो इतिहास ग्रंथ की जो परंपरा है उस संबंध में भी क्या आपको क्लास प्रोवाइड कराई है। इसके साथ आदिकाल हो गया आपका, भक्ति काल, रीति काल, ठीक है, और आधुनिक काल में आपका भारतेंद्र द्विवेदी युग, इन पर क्या है आपको क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। ठीक, अब जो हमारी क्लास चल रही है छायावाद की, देखिए छायावाद पर भी क्या है हमने आपको 3 क्लासें करा दी हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनकी, तो आपको 3 क्लासें देखने को मिल रही हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो छायावाद की अंतिम क्लास होगी। तो देखिए छायावाद से संबंध में आज हम क्या चर्चा करेंगे, तो जो महत्वपूर्ण कवियों के कथन हैं या बिंदु हैं उन संबंध में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ये क्लासें हैं सिर्फ HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए हिंदी साहित्य में जो HPSC में जो सिलेबस लगा हुआ है वो UGC नेट का सिलेबस है पूरा। ठीक है, तो यदि आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस लगानी है तो आप क्लास देख सकते हैं। यदि आपने UP असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल किया है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये क्लासें क्या है आपको देखनी चाहिए। ठीक है, ताकि इससे क्या आपको अपनी तैयारी पता चल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न आ रहा है, तो प्रश्न क्या है, कथन से ही प्रश्न है। ठीक, तो प्रश्न है कि छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना, यानी कि छायावाद की में जो प्रवृत्ति देखने को मिल रही है या फिर जो विशेषताएं छायावाद में हैं वो विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित है। ठीक है, ये कथन किसने कहा है, तो ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बच्चन सिंह ने। तो किसने कहा, ये रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है। महत्वपूर्ण कि कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है। ऑप्शन है आपके नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। तो कौन है वो, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि किसने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है, यानी किस कवि ने छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या की है। ऑप्शन आपके प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो किसने की है, प्रसाद ने, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लें कि किसने वेदना को जग द्वंद्वों की परिणय की सुरभि मय जयमाला कहा, यानी कि किस विद्वान ने वेदना को जग द्वंद्वों, ठीक है, जग द्वंद्वों के परिणय की सुरभिमयी जयमाला का। ऑप्शन है प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। तो किसने कहा है, ये प्रसाद ने। देखिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वेदना को लेकर महादेवी वर्मा ने भी लिखा है। आप प्रसाद की रचनाओं को पढ़ती है तो वहाँ पे भी आपको पीड़ा के दर्शन होते हैं। ठीक, उसी प्रकार निराला, पंत। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने जो कथन कहा है कि वेदना जगद्वंद्व के परिणय की सुरभि में जयमाला है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि अपनी पीड़ा को मधुमेह पीड़ा किसने कहा है। देखिए बात वही है, भावनाएं वही हैं, लेकिन क्या है जो शब्दों का हेर फेर है ना, जो शब्द शक्ति है वो हर विद्वान की, हर कवि की अलग रहती है। ठीक है, तो अपनी पीड़ा को मधुमेह पीड़ा किसने कहा। ऑप्शन है प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो किसने कहा है, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा ने, जैसा आप जानते हो कि अगर रहस्यवाद और वेदना देखनी है, हालांकि वेदना पर और भी कवियों ने लिखा है, पंत, प्रसाद, निराला, लेकिन अगर रहस्यवाद को आपको देखना है तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में आप देख सकते हैं। और इन्होंने जो अपनी पीड़ा है, ठीक है, उसको इन्होंने मधुमेह पीड़ा के नाम से संबोधित किया है, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कामायनी को फैंटेसी किसने माना। महत्वपूर्ण प्रश्न, कामायनी को फैंटेसी किसने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने, बच्चन सिंह ने, मुक्तिबोध ने, या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो देखिए कामायनी को फैंटेसी किसने माना है, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध।
ये याद रखेंगे। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो भी लक्षण लिखे हैं सभी आप छायावाद में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि थी वो राष्ट्रीय भावना थी। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय भावना तो हर युग में देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें क्या है कि सर्वप्रधान लक्षण पूछा गया है कि किस चीज़ की अभिव्यक्ति या किस चीज़ को आधार बनाकर मुख्य रूप से रचनाएं क्या है छायावाद में देखने को मिली। जैसे भारतीय युग की जो स्टार्टिंग हुई थी राष्ट्र प्रेम या फिर कह लें देश प्रेम से स्टार्ट हुई थी। फिर धीमे धीमे क्या है द्विवेदी युग आया, उन्होंने वैज्ञानिकता को या कहते हैं इतिवृत्तात्मकता को यानी गंभीरता को महत्व दिया कि आप साहित्य लिख रहे हैं तो उसमें एक साहित्य क्या परिनिष्ठित भाषा का होना आवश्यक है। ठीक है, तो उन्होंने गंभीर चिंतन मनन को स्थान दिया। तो इस तरीके से क्या है उस समय क्या आप निबंध पढ़िए, द्विवेदी युग की रचनाएं पढ़िए, थोड़ी नीरस सी लगती हैं। इसके बाद जब छायावाद का जन्म हुआ, ठीक है, तो छायावाद के जो कवि आए उन्होंने प्रकृति श्रृंगार पर लिखा, ठीक है, राष्ट्र प्रेम पर भी लिखा। ठीक, रहस्यवाद भी आप छायावाद में देख सकते हो, अदृश्य शक्ति का वर्णन, अदृश्य प्रेमी का वर्णन। लेकिन यहाँ पर आपको एक शब्द में बताना है कि छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण कौन सा है, आत्म अभिव्यंजनावाद, प्रकृति वर्णन, राष्ट्रीय भावना या रहस्यवाद। तो देखिए छायावाद की जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो क्या है, आत्म अभिव्यंजना यानी कि आत्म अभिव्यक्ति। देखिए समाज किससे बनता है, मनुष्य से। ठीक है, मनुष्य से ही क्या है समाज बनता है और समाज से क्या एक राष्ट्र का निर्माण होता है। यदि मनुष्य खुद की ही विषय में नहीं लिखेगा, खुद के ही भावों मनोभावों के विषय में नहीं लिखेगा, तो वो क्या राष्ट्रभक्ति क्या देशभक्ति कर पाएगा। ठीक है, तो छायावाद में जो कवि हुए उन्होंने क्या है आत्मिकता पर अधिक बल दिया कि हमारे जो मनोभाव होते हैं मनुष्य के, ठीक है, आत्म अभिव्यंजना, किस रूप में क्या क्या भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, किस दशा में क्या परिस्थिति रहती है। ठीक है, क्रोध, घृणा, प्रेम, ठीक है, स्नेह, श्रद्धा, तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने क्या है मनुष्य की आत्म अभिव्यक्ति से जोड़कर क्या है रचनाएं लिखी। और छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण भी ये है कि यहाँ पर आप देखिए आत्म अभिव्यंजनावाद के दर्शन देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति ने स्व की जो भावना है उसको प्रदर्शित किया। देखिए कोई भी कवि होगा वो अपने भावों को शब्दों में पिरोता है, ठीक है, अपने भावों को दिखाता है। अब देखिए हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम है तो हम प्रेम किस माध्यम से दिखाएंगे, कोई ना कोई शब्द का तो यूज़ करेंगे ही ना। हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्सा कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ दिखाने की, हर भावना दिखाने की शब्द शक्ति अलग होती है। ठीक है, आप जब प्रेम में होते हो तो आपके शब्द अलग होते हैं। ठीक है, जब आप क्रोध में होते हो तब आपके शब्द अलग होते हैं। तो यही सारी चीज़, तो छायावाद का मुख्य लक्षण यही था आत्म अभिव्यंजनावाद, यानी कि मनुष्य के मनोभावों आत्मिक आत्मा का विश्लेषण करना, यानी कि आत्म विश्लेषण करना। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसमें प्रकृति वर्ण, राष्ट्रीय भावना, रहस्यवाद भी दिखने को मिलता है, लेकिन सर्वप्रधान लक्षण क्या है हमारा आत्म अभिव्यंजनावाद। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है आपको ऐसे प्रश्न हम करा रहे हैं। ठीक, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, पंक्ति से ही है। क्या है पंक्ति कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने निराला की राम की शक्ति पूजा के विषय में आपको पढ़ाया और इसमें मैंने आपको बताया कि राम की जो शक्ति पूजा है वो किसके आधार पर लिखी गई, कृतवासकृत रामायण पर। ठीक है, और इन्होंने राम को क्या है कि नायक के रूप में देखा। तो मैंने यहाँ पर आपको एक पृष्ठभूमि भी समझाई थी, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो जो रावण का जो पक्ष था वो काफ़ी उस एक तरह से कहें भारी पड़ रहा था किस पे, राम के पक्ष पर। तो उस समय क्या है, जब राम हताश हो जाते हैं तब उनके मन में एक क्या कहते हैं ये भावना आने लगती है कि अन्याय जिधर है, यानी कि जहाँ अन्याय है, ठीक है, जहाँ पाप है वहाँ उधर है शक्ति, यानी कि उधर क्या है जो शक्ति है, यानी कि जो देवीय शक्ति है वो कहाँ पर है, रावण के पक्ष में। और यदि हम इसे कनेक्ट करें अपने
समाज से, तो उस समय क्या था, क्या पृष्ठभूमि थी कि अन्याय जिधर है, यानी कि जहाँ गलत कार्य होते हैं, और आप वर्तमान में भी देख लीजिए जहाँ गलत कार्य होते हैं वहाँ पर क्या है, सत्ता शक्ति का प्रभाव रहता है। ठीक उसी प्रकार जब राम विवश थे, वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रावण को हराएं, और जब उन्हें ये पता चल गया कि कोई दैवीय शक्ति रावण की मदद कर रही है तो वो बिल्कुल हताश हो गए। तब उनके मुंह से निकला था कि अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। इतना कहते हुए क्या हुआ, उनके जो आंखें थी उनकी नमी आने लगी। क्यों आने लगी, क्योंकि उन्होंने क्या है, जो रावण थे उन्होंने क्या है, उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया था, और युद्ध भी इसी बात पर हो रहा था, है ना। तो ये सोचकर उनकी आंखों में निराशा झलक आई। तो यहाँ पर यही पूछा गया, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो किसकी हैं, निराला की। और किस कविता से है, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कथन से है कि कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यह कथन किसका है, यानी कि कामायनी में क्या है, प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा, जो कवि हैं यानी कि प्रसाद हैं, उन्होंने आनंद की जो प्रतिष्ठा है वो आध्यात्म के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। यानी कि इन्होंने अपनी जो कामायनी लिखी, तो देखिए आप इसमें क्या देखते हो, मनु और श्रद्धा हैं, एक दूसरे के प्रेम को दिखाया गया है। फिर आप देखते हो कि किस प्रकार से जो मनु होते हैं श्रद्धा से कटने लगते हैं। क्यों कटने लगते हैं, जब श्रद्धा गर्भवती हो जाती हैं तो उन्हें एक तरह से कह रहे हैं उनका प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन मनु के ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, और वो हर चीज़ में क्या है, श्रद्धा से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर वो उनको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। फिर इड़ा उनसे मिलती हैं, कोई दैवीय शक्ति होती है, तब वो उनसे कहती है मनु से, तुम भूल गए पुरुषत्व भूमि में कुछ सत्ता है नारी की। तो उसे एक तरह से कटाक्ष करते हैं, लताड़ते हैं कि पहले जब तुम्हारे मन में प्रेम था तब तुम उसके साथ रहे, ठीक है, अब जब तुम्हारा स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा तुमने उसे छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें, तो कामायनी में क्या है, अध्यात्म को आधार बनाकर जो वर्तमान समय में, ठीक है, जो परिस्थितियाँ दिखने को मिल रही हैं उसी को आधार बनाकर इन्होंने कामायनी की रचना करी, और इसी कारण क्या है, इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। देखिए आप कोई भी रचना कीजिए, अगर उसमें आप पात्र किसी धर्म के रख देते हो ना, तो उस रचना को ख्याति तो प्राप्त होती ही होती है। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा है कि कामायनी में अपने प्रिय आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपर आवाज़ के साथ कल्पना की मधुमती भूमिका बनाकर दी है। बिल्कुल बात सही है। अब इन्होंने आधार तो बना लिया, अब इसके साथ देखिए हर कोई कवि क्या है, अपनी कल्पना करता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रंथ को एक धर्म से जोड़ देते हैं, वो देखिए जिसने वो लिखा है वो उसकी मानसिकता थी, वो उसकी विचारधारा थी, उसी के अकॉर्डिंग उसने भाव लिख दिए। ठीक है, ये तो हमारे विवेक के ऊपर है ना कि हम उसे किस नज़रिए से देखें। अगर आप एक अच्छी पुस्तक की नज़र से देखोगे तो वो पुस्तक ही है, अगर अंधविश्वास से देखोगे तो वो आपका अंधविश्वास ही कहलाएगा। ठीक है, तो कामायनी में जो प्रसाद ने जो भी पात्र लिए वो अध्यात्म से लिए, या फिर कह लें किसी धर्म विशेष के पात्र थे, और फिर उन्होंने क्या, उनके प्रेम को क्या अध्यात्म से जोड़ दिया, है ना। और इसमें भी क्या, उन्होंने कल्पना का मिश्रण किया। बिना कल्पना के कोई कार्य नहीं होता, ध्यान रखेंगे आप। हर चीज़ में क्या कल्पना देखने को मिलती है, और वही जो कवि हैं, जो लेखक हैं, वो तो आधी जिंदगी उनकी कल्पना में ही गुजरती है ना, कल्पना में ही क्या है वो सोचते हैं। तो यही सारी चीज़, तो ये कथन किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि कामायनी का मूल पांडुलिपि का संस्करण कब हुआ, महत्वपूर्ण है बिल्कुल। ठीक है, कि कामायनी का मूल पांडुलिपि का संस्करण कब देखने को मिलता है, सन 1935 में, 1937 में, 1972 या 1952। तो कब देखने को मिलता है, 1972 में। देखिए आपको प्रश्न ऐसे कराए जा रहे हैं जिसकी संभावना एग्जाम में आने की है। अब ये जो प्रश्न करा रहे हैं आपके यूजीसी नेट का जो स्टूडेंट एग्जाम देंगे उनके लिए भी सार्थक सिद्ध होंगे। इसके साथ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो सीरीज है ही ये, लेकिन अगर आप यूपी से भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि छायावाद की छानबीन नामक शीर्षक से लेख किसने लिखा, महत्वपूर्ण।
ये एक रचना है और इससे क्या है, किसी ने लेख लिखा है। ठीक है, तो किसने लिखा? ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, देवराज, शंभुनाथ सिंह, कृष्णदेव प्रसाद गौड़। तो किसने लिखा है? कृष्णदेव प्रसाद गौड़। अगर हम टाइम की बात करें तो सन 1927 में क्या है, ये लेख इन्होंने लिखा, यानी कि छायावाद की छानबीन। तो छायावाद के संबंध में इन्होंने की जो विचारधारा थी, है ना, जो इन्हें तथ्य अच्छे लगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन्होंने अपने लेख में प्रस्तुत की। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न भी देखिए महत्वपूर्ण है कि पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? महत्वपूर्ण, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? ऑप्शन है आपका निराला, पंत, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ध्यान रखेंगे, काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कोई संग्रह किया है। हाँ किया है, पाखंड प्रतिषेध। ठीक है, तो पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला अगर हम प्रश्न देखें तो कथन से है, महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, क्या लिखा है कि देखते नहीं मेरे पास एक वाणी, एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ हैं, पहलवान की छाती है और फिलासफर के पैर हैं, यानी कि फिलोसफर। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है? देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है, निराला ने इस कथन को कहा है। निराला ने क्या कहा कि जैसे मैंने आपको बताया, इनका जो जीवन था संघर्षमय रहा है, तो इन्होंने कभी अपने आप को दीनहीन नहीं माना। ठीक है, इन्होंने अपने बलबूते पर क्या है, एक कहते हैं ना प्रसिद्धि हासिल की। तो उन्होंने ये लाइन बोली कि मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, मेरे पास एक कवि की वाणी है जो अपने आप में अमूल्य है। ठीक है, कलाकार के हाथ हैं, है ना। एक कलाकार की क्षमता ये होती है कि वो किसी भी परिस्थिति में क्या है, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो और इसके साथ इन्होंने क्या कहा, पहलवान की छाती होती है। देखिए जो कवि होता है, कवि का कार्य क्या होता है, समाज में जो समस्याएं घटित हो रही हैं, ठीक है, और वो उनके प्रति क्या मायने रखता है या फिर क्या नज़रिया उसका है, और वो उनके खिलाफ क्या है, आवाज़ उठाए। तो कभी कभी क्या होता है, जो सरकार पक्ष होता है कवि की लेखनी को रोकना चाहता है। जैसा मैंने आपको बोला, ब्रिटिश सरकार का शासन था, तो ऐसे कवि बहुत निकले जिन्होंने क्या है, जनता को जागरूक करने के लिए अपनी लेखनी चलाई, है ना। लेकिन क्या हुआ, जो सरकार हुआ करती थी उस समय क्या है, जो लेखक लिखा करते थे उनकी रचनाओं को जब्त कर लेती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा है कि मेरे पास कलाकार के हाथ भी हैं और पहलवान की छाती भी। दूसरी बात क्या है, मेरे पास फिलोसफर के पैर हैं, यानी कि फिलोसफर जिन्होंने लिखा है, जिसका मतलब है दार्शनिकता के पैर हैं। ठीक है, कि मेरा जो ध्यान है, एक कलाकार भी हूँ मैं, एक कवि भी हूँ मैं, एक पहलवान भी हूँ, परिस्थिति कैसी भी है, ठीक है, विकट परिस्थिति भी है, उसमें भी मैं अपने पैर जमा सकता हूँ। ठीक है, और मेरी सोच क्या है, दार्शनिक है, एक पक्षीय नहीं है, मैं निष्पक्ष होकर सोचता हूँ। तो यहाँ पर निराला जी ने ये लाइन बोली थी कि देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी है, कलाकार के हाथ है, पहलवान की छाती है और फिलोसफर के पैर हैं। ध्यान रखेंगे ये महत्वपूर्ण कथन है और किसने बोला है, निराला ने। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं कि मतवाला पत्रिका का संबंध किससे है। महत्वपूर्ण, मतवाला पत्रिका का संबंध किससे है। अगर हम बात करें मतवाला पत्रिका की, तो मतवाला पत्रिका का संबंध किससे है, निराला से। और ऐसा कहा जाता है कि निराला का जो पूरा नाम है, ये तो आपको पता ही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी। तो निराला जो इन्होंने नाम लिखा, त्रिपाठी, जो उन्होंने निराला नाम रखा, वो किसके आधार पर रखा, मतवाला पत्रिका से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम निराला रख लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखें कि क्रांतिकारी कवि निराला किसकी कृति है। महत्वपूर्ण रचना, क्रांतिकारी कवि कृति किसकी रचना है। तो ऑप्शन आपके बच्चन सिंह, दूधनाथ सिंह या फिर रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो बात करें क्रांतिकारी कवि निराला किसकी रचना है, बच्चन सिंह, याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें दूधनाथ सिंह की, तो दूधनाथ सिंह ने कौन सी रचना लिखी है निराला के ऊपर, याद रखेंगे, निराला एक आत्महंता आस्था, आत्महंता आस्था। ठीक है, ये किसकी रचना है, ये है दूधनाथ सिंह की। अगर हम बात करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा की एक महत्वपूर्ण कृति आपको पता ही होगी, निराला की साहित्य साधना, जो 3 पार्ट में डिवाइड है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। इसमें क्या है, निराला के जीवन के ऊपर लिखा गया है, उनके क्या संघर्ष रहे, उनकी क्या साहित्य यात्रा रही, ये सारी चीज़ें क्या आप देख सकते हैं। और निराला की साहित्य साधना को 3 खंडों में विभाजित किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो क्रांतिकारी कवि निराला किसकी कृति है, बच्चन सिंह की। अगर हम बात करें दूधनाथ सिंह की, तो दूधनाथ सिंह ने निराला एक आत्महंता आस्था के विषय में लिखा है। ठीक, ये इनकी कृति है। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, ठीक है, जो 3 भाग में डिवाइड है। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, कथन से है और ये महत्वपूर्ण कथन है। जैसा इसमें लिखा है कि
इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकेंगे। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और यह एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। यह कथन किसने कहा? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला कि कोई भी विद्वान होता है, उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, उसकी अपनी एक मानसिकता होती है। हर मनुष्य की अपनी विचारधारा है, अपनी मानसिकता है, वो किस चीज़ को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखे। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को किस नज़रिए से देखा और किस युग के संबंध में उनके क्या विचार थे, उन्होंने लिख दिए। लेकिन एक अच्छा विद्वान, एक अच्छा आलोचक वही है जो चीज़ लिखी जा चुकी है उसको ना मानकर उसके संबंध में एक लॉजिक या कह लें एक तर्क वितर्क को प्रस्तुत करना। और देखिए, आपका तर्क भी ऐसा होना चाहिए कि जो आपको पढ़ें तो वो भी कहें कि आपने जो तर्क दिया है, आपकी जो तार्किकता है वो अपने आप में सर्वसम्मत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नंद दुलारी वाजपेयी ने यहाँ पर खंडन किया है रामचंद्र शुक्ल का कि रामचंद्र शुक्ल ने तो ये कह दिया, क्या कहते हैं कि छायावाद में आत्म अभिव्यंजना होती है। लेकिन इनका मानना है कि छायावाद में सिर्फ आत्म अभिव्यंजना या आत्मिक गुण ही नहीं होते, इसमें क्या है सांस्कृतिक मनोभावना भी देखने को मिलती है। देखिए, जैसा मैं आपको हर बार कह रही हूँ कि साहित्य समाज का आईना होता है। समाज में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वो आपके साहित्य में नजर आएंगी। ठीक है, तो चाहे वो चीज़ें आर्थिक हों, सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, राजनीतिक हों, धार्मिक हों, पारिवारिक हों, ठीक है, या व्यक्तिगत हो, सब क्या है आपकी साहित्य में नज़र आता है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक मनोभावनाओं किसने बढ़ावा दिया है? नंद दुलारी वाजपेयी ने। और इस संबंध में मैंने आपको पहले क्लास में भी प्रश्न कराया है कि सांस्कृतिक भावनाओं को छायावाद में किसने जोड़ा या संबंध कौन देखते हैं, तो वो कौन देखते हैं? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या आपको छायावाद से संबंध में 15 क्वेश्चन कराए और यहीं पर क्या है हम अपने छायावाद को समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी हमारे अगले युग से स्टार्ट होगी। तो जो महत्वपूर्ण कवि आएंगे या फिर कथन आएंगे, महान आलोचक आएंगे, उनके संबंध में जिन्होंने जो कथन कहे हैं विद्वानों के संबंध में, उस संबंध में क्या है आपको प्रश्न कराएंगे। ठीक है, तो यदि आपको आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं आपको अपने अगली क्लास में अपने 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहे अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।